तो चार्ज फ्रेमिंग बेसिकली कहाँ कौन से सेक्शन से फॉल करती है? 211 टू 224, है ना? 211 से लेके 224, और कुछ बेसिक से चीजें समझी थी। पहली क्या चीज थी? बेसिक सेक्शन वाइज नहीं, एक बेसिक जूरिस्प्रूडेंस जो तुमको याद है, ईच ऑफेंस शुड बी डिफरेंटली चार्ज। पहला, हर ऑफेंस का चार्ज अलग बनेगा, है ना? ईच ऑफेंस शैल बी डिफरेंटली चार्ज्ड। पहला रूल तो ये है कि हर ऑफेंस का एक डिफरेंट चार्ज बनाओगे आप, फर्स्टली। सेकंड, जब भी आप ऑफेंस की बात कर रहे हो, ऑफेंस का नाम, ऑफेंस का सेक्शन, प्लेस ऑफ क्राइम, टाइम ऑफ क्राइम and the detail of the accused should be mentioned in the charge. The second, charge shall contain first details of offense. डिटेल्स ऑफ ऑफेंस का मतलब है सेक्शन नंबर, उसका मेंस रिया एंड एक्टस रिया, है ना? और अगर उसका कोई नेम है तो फिर नेम ऑफ दैट ऑफेंस। तो आप ये तीन चीजें तो लिखोगे। सेक्शन नंबर, एसेंशियल्स ऑफ द क्राइम, दैट इज उसका एक्टस रिया और मेंस रिया क्या होने वाला है, और नेम ऑफ दैट ऑफेंस। फिर उसके बाद आपको लिखनी होंगी डिटेल्स ऑफ ऑफेंडर। तो एक्यूज्ड, डिटेल्स ऑफ एक्यूज्ड, तो नेम, रेजिडेंस, है ना, ईटीसी, जो उसकी बेसिक डिटेल है, फादर नेम, सन ऑफ इतना इतना एंड एवरीथिंग। थर्ड, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ क्राइम, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ क्राइम। फोर्थ, जो हमने जाना था कि अगर चार्ज में गलती हो गई है तो इट कैन बी अल्टर्ड और एडेड एनी टाइम बिफोर द जजमेंट, है ना? तो चार्ज कैन बी altered or added anytime before signing the judgment. जजमेंट साइन करने से पहले इसको ऑल्टर किया जा सकता है, इसको अमेंड किया जा सकता है मजिस्ट्रेट। और अगर मजिस्ट्रेट ऑल्टर या अमेंड करने भूल भी गया तो एरर इन द चार्ज विल नॉट अफेक्ट द मेरिट्स ऑफ द केस। अगर चार्ज गलत हो गया है तो मेरिट्स ऑफ द केस को असर नहीं पड़ेगा until it result into a failure of justice। ये हमने पढ़ा था। फिफ्थ पॉइंट जो हमने समझा था कि अगर मेजर ऑफेंस का चार्ज फ्रेम हुआ है और माइनर ऑफेंस प्रूव हो गया है तो चार्ज को चेंज करने की जरूरत नहीं है। यू कैन पनिश द पर्सन फॉर द माइनर ऑफेंस व्हेन द चार्ज ऑफ अ मेजर ऑफेंस इज क्रिएटेड, है ना? Accused can be punished where punished for minor offense when charge is created for मेजर ऑफेंस। अगर चार्ज मेजर ऑफेंस का है तो माइनर ऑफेंस के लिए पनिश कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने पढ़ा था कि कब दो चार्जेस को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं, व्हेन दे आर पार्ट, व्हेन टू चार्जेस कैन बी ट्राइड टुगेदर, है ना? हमने ये भी पढ़ा था। तो चार्जेस को कब एक साथ ट्राई कर सकते हैं ये हमने पढ़ा था। और उसके लिए हमने क्या पढ़ा था? चार्जेस कैन बी ट्राइड टुगेदर कब? फर्स्ट, व्हेन दे हैव बीन कमिटेड
इन 1 year, है ना, 3 ऑफेंस कमिटेड इन 1 year ऑफ सेम काइंड, है ना। तो पहला हमने 219 पढ़ा था, ऑफेंस ऑफ सेम काइंड, ठीक है, विद इन 12 months। फिर हमने पढ़ा था कि दैट इज ऑफेंस और उसका अटेम्प्ट कैन बी ट्राइड टुगेदर ना, offense can be coupled with the attempt. If you remember, we have also studied that act done in a series, same transaction, है ना, offense committed in the same transaction। Similarly, हमने पढ़ा था when the offenders can be joined together, है ना, when accused can be joined and tried together अंडर सेक्शन 223, है ना। वो हमने पूरी लिस्ट पढ़ी थी, उसको लिखने की जरूरत नहीं, एक रिवीजन समझा रहा हूं। और हमने ये भी जाना था कि चार्ज का पर्पस क्या होता है, चार्ज फ्रेमिंग का व्हाट इज द मेन पॉइंट, मेन पर्पस ऑफ चार्ज फ्रेमिंग। तो हमने ये जाना था कि चार्ज फ्रेमिंग के इज अ पोजीशन और इज अ पॉइंट विच इनिशिएट्स द ट्रायल। चार्ज फ्रेमिंग एक वो पोजीशन है जिससे पता चलता है कि चार्ज ट्रायल स्टार्ट हो गया है, फर्स्टली। सेकेंडली, इट गिव द एक्वेंटेंस टू द एक्यूज्ड रिगार्डिंग द क्राइम। चार्ज फ्रेमिंग का पर्पस क्या है, एक्यूज्ड को अवेयर करना कि उसको किन किन ऑफेंसेस के लिए ट्राई किया जाने वाला है। ट्रायल विल नॉट इनिशिएट until charge are framed except in summary trial। summary trial में चार्ज फ्रेमिंग नहीं होती है, बाकी सब में चार्ज फ्रेमिंग के बिना आपका ट्रायल इनिशिएट नहीं हो सकता ना। तो चार्ज फ्रेमिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। टुडेज विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द ड्राफ्टिंग ऑफ चार्ज। चार्ज को ड्राफ्ट कैसे करते हैं, किन किन बातों में। तो बेसिकली ड्राफ्टिंग ऑफ चार्ज का फॉर्मेट कहां दे रखा है, फॉर्मेट इज गिवन अंडर फॉर्म नंबर 32। तो सीआरपीसी के पीछे फॉर्म नंबर 32 जो है वो बताता है कि चार्ज किस तरीके से ड्राफ्ट होता है ना। हम फॉर्म नंबर 32 को देखेंगे नहीं, हम देख चुके हैं एक बार, है ना। हम बेसिक की ड्राफ्टिंग समझ लेंगे, और बेसिक ड्राफ्टिंग के लिए हमको हेल्प करेंगे भावना बंसल और आयुष्मान, क्योंकि अभी अभी इन दोनों पे 60,000 रुपये खर्च किए हैं जस्ट फॉर चार्ज फ्रेमिंग, हाँ। तो ये हेल्प करेंगे, है ना। तो बताइए व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ चार्ज फ्रेमिंग, किन किन बातों का ध्यान रखना है। फॉर्मेट, अगर हम एक कॉपी ले लेते हैं, एक डिजाइन ऑफ, ये आपका पेपर है, आप मजिस्ट्रेट हो, आप चार्ज फ्रेम कर रहे हो, तो सबसे पहले आप किस बात का ध्यान रखो, सबसे ऊपर पहले क्या आएगा, सबसे ऊपर एग्जैक्टली सबसे ऊपर आता है नेम ऑफ द कोर्ट। और नेम ऑफ द कोर्ट हमेशा क्या होगा, सेंट्रल। एंटाइसमेंट विल बी सेंट्रल एंटाइसमेंट, पढ़ेंगे। तो सबसे ऊपर नेम ऑफ द कोर्ट लिखते हैं, नेम ऑफ द कोर्ट के बाद राइट साइड ऑफ द पेपर, ये जो है आपके इस साइड पे क्या लिखेंगे आप, CIS नंबर। CIS नंबर क्या होता है, केस आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, यानी कि कोर्ट ने जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्रिएट की गई है। दूसरा आप लिखेंगे क्रिमिनल केस नंबर, क्रिमिनल केस नंबर, ये वो नंबर है जो, तो CIS इज द फाइल नंबर, और क्रिमिनल केस नंबर जो कोर्ट में उसकी सीरीज फॉलो कर रहे हैं ना। तो CIS नंबर फाइल करोगे, क्रिमिनल फाइल करोगे, साथ में डेट ऑफ
इंस्टीट्यूशन बताओगे। हाँ बताओ भाई, क्या नाम है तुम लोगों का? ये नहीं बताया मैम ने? तो क्या फॉर्मेट बताया बताओ? ऐसा बर्बाद, बताओ क्या फॉर्मेट बताया तुमको, बताओ बताओ। हैं? अभी थोड़ी, ये सब पहले यहाँ रहेगा, है ना। डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन रहेगा, केस नंबर रहेगा, क्रिमिनल केस सीआईएस नंबर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आएंगी डिटेल्स ऑफ एक्यूज्ड, तो बेसिकली इस साइड आती है डिटेल्स ऑफ एक्यूज्ड। इस साइड क्या आएगा आपका? डिटेल ऑफ द एक्यूज आएगा। मैम ने ये सब नहीं बताया तुमको? फिर कैसे चार्ज फ्रेम कराया तुमसे? हाँ, कैसे चार्ज फ्रेम कराया? पैसा बर्बाद कर रहे हो। डिटेल ऑफ द एक्यूज आएगा, और उसके बाद वर्सेस स्टेट आएगा ऑब्वियस है। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? प्रोसिक्यूशन। यहाँ क्या लिखा जाएगा? सॉरी, यहाँ पे लिखा जाएगा एक्यूज्ड, और यहाँ क्या लिखा जाएगा? प्रोसिक्यूशन। आप उल्टा भी लिख सकते हो इसको, डोंट वरी। आप स्टेट वर्सेस नीचे डिटेल ऑफ द एक्यूज भी लिख सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, है ना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। जनरली पहले स्टेट का नाम आता है, प्रोसिक्यूशन का नाम आता है, फिर नीचे एक्यूज का नाम आ सकता है। तो यू कैन राइट इन अ रिवर्स वे ऑल्सो। तो जो लोग यूपी फोकस कर रहे हैं उनके हिसाब से इसको ऐसे ही कर लेते हैं, है ना, ऐसे कर लेते ताकि ताकि यूपी वालों को ध्यान रहे। स्टेट का नाम पहले आएगा, स्टेट प्रोसिक्यूशन, और उसके बाद नेम ऑफ द नेम एंड डिटेल्स ऑफ एक्यूज्ड। ठीक है, ये आएगा। वंस इट इज डन, फिर नेक्स्ट क्या रहेगा? हेडिंग बनेगा बड़ा बड़ा, CHARGE, चार्ज। हेडिंग बड़ा बना बनेगा और चार्ज होगा। अब चार्ज के बाद सबसे पहले क्या लिखा जाएगा बताओ? बोलो बोलो। डिटेल ऑफ द मजिस्ट्रेट। सबसे पहले सब फर्स्ट पैराग्राफ जो होगा दैट इज द डिटेल्स ऑफ मैजिस्ट्रेट मेकिंग चार्ज। तो बेसिकली डिटेल्स ऑफ एक्यूज मेकिंग चार्ज को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, सपोज जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है और दिल्ली का, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। बताओ कैसे लिखेंगे? आई मिस्टर ABC, है ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, करकरडूमा, है ना, ईस्ट दिल्ली। ऐसे लिखेंगे। तो जहां भी नाम लिखा होगा, आई मजिस्ट्रेट ऑफ ABC, आई मजिस्ट्रेट ABC जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, डिस्ट्रिक्ट रामपुर, उत्तर प्रदेश, है ना। उसके बाद फुल स्टॉप, आई चार्ज यू। अब उसी लाइन के आगे लिखेंगे आई चार्ज यू, और फिर लिख देंगे डिटेल्स ऑफ द accused. I charge you Mr. A to, I charge you Mr. A, son of B, residence of इतना, as follows। अगर एक से ज्यादा है, और अगर एक से ज्यादा नहीं है, चार्ज यू एज डॉट। अब उसके बाद आप क्या करेंगे? नाउ इट्स अ चार्ज फ्रेम करेंगे। अब हेड ऑफ द, इसको बोलते हैं हेड ऑफ द चार्ज।
तो अगर एक से ज्यादा चार्ज है तो आप फर्स्ट टू, तो अगर एक से ज्यादा है तो आप लिखिए फर्स्टली, है ना, फर्स्टली बना दीजिए। अब फर्स्टली में सपोज 302 का चार्ज बनाना है ना, मर्डर का। बताओ आयुष्मान क्या बनेगा? मर्डर बाय स्टैबिंग। दैट नहीं नहीं, दैट यू एक्यूज्ड, है ना, ऑन डेट इतना, टाइम इतना, प्लेस इतना, हैव स्टैब्ड मिस्टर बी विद नाइफ resulting into his death विद, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मेंस डे भी लिखना है ना, विद नाइफ विद इंटेंट टू कॉज डेथ लिख दीजिए ना, विद नाइफ विद इंटेंट, विद इंटेंट टू कॉज डेथ and hence resulted into death। आगे क्या लिखेंगे? एग्जैक्टली, एंड ये लेस पेटेंट लाइन है, एंड यू thereby has committed an offense punishable under section 302 ऑफ इंडियन, चार्ज में कभी भी शॉर्टकट नहीं लिखना, आईपीसी नहीं लिखना है, फुल फॉर्म ही लिखना होता है चार्ज के अंदर, इंडियन पिनल कोड विद ईयर, ईयर 1860। आगे एक, अगर इसके बाद दूसरा चार्ज बनना है, तीसरा चार्ज बनना है तो बात अलग है, नहीं बनना है, हर चार्ज के बाद ये लाइन लिखनी है, एंड इट इज इन कॉग्निजेंस ऑफ द दिस कोर्ट, ठीक है, एंड इट इज इन कॉग्निजेंस ऑफ, या और इट इज विद इन कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोर्ट, इन कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोर्ट। हर चार्ज हेड के बाद आपको ये लाइन लिखनी है कि एंड दिस इज, या एंड इट इज इन द कॉग्निजेंस ऑफ द कोर्ट। अब ऐसे करके अगर एक चार्ज बनाए तो एक, अगर सेकंड है तो सेकंड बनाओ, थर्ड बनाओ, एज द केस में भी, है ना, जितने चार्ज आपको लग रहे हैं उतने चार्ज बनाइए। एक बार ये कंप्लीट हो गया पैराग्राफ चेंज करके, फिर नेक्स्ट क्या लिखना है? पहले यहां पे एंडिंग करेंगे ना इसको, ये नहीं लिखेंगे एंड आई हेयर बाय डायरेक्ट दैट यू accused be tried by this court for above framed charges। ठीक, कि मैं आपको above framed charges के लिए क्या करता हूं, ट्राई करने का पावर रखता हूं, ट्राई करूंगा। आपने ये कंप्लीट किया। अब इसके बाद राइट हैंड साइड पर क्या रहेगा? साइन एंड द सील ऑफ द मजिस्ट्रेट, सिग्नेचर एंड सील ऑफ कोर्ट। राइट साइड पे साइन एंड सिग्नेचर और सील ऑफ द कोर्ट, और लेफ्ट साइड पे क्या रहेगा? डेट एंड प्लेस, है ना, किस तारीख को क्या चार्ज बनाया उसकी डेट एंड प्लेस रहेगी। आपने ये कर दिया। अब इसके बाद
चार्ज खत्म नहीं हुआ है, यहीं पे आप उससे क्या लोगे, प्ली ऑफ गिल्ट। तो यहाँ पे आप लिखोगे इसके चार्ज खत्म होने के बाद, यहाँ फिर लिखोगे प्ली ऑफ एक्यूज्ड, प्ली ऑफ एक्यूज्ड। जब भी चार्ज फ्रेम होता है एक्यूज से पूछते हैं वेदर ही प्लीड गिल्टी और नॉट। ठीक है, अगर तुमको यूपी में बड़ा क्वेश्चन आ जाए चार्ज फ्रेमिंग में प्लीड गिल्टी करा देना और चार्ज जजमेंट थोड़ा छोटा लिख देना। अगर उन्होंने कोई फैक्ट नहीं लिखा हुआ है चार्ज फ्रेमिंग में, यूपी की बात कर रहा हूँ, तो प्लीड गिल्टी में लिखवा दो हेयर बाय एक्यूज प्लीड्स गिल्टी। जैसे प्लीड गिल्टी कर दोगे खत्म हो गई बात, सीधा अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस करके जजमेंट छोटा कर दो। नहीं समझ में आया? आया समझ में नहीं आया? चलिए प्ली ऑफ एक्यूज लिखेंगे। अब इसमें क्या लिखते हैं कि द अबव फ्रेम चार्जेस आर बीन रीड ओवर एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज्ड। पहली लाइन ये होती है, द अबव framed charges are read over and explained to the accused and accused pleaded that I have। अब ये याद रखना, ये प्लीड जो प्लीड लिखते हैं ना उसकी लैंग्वेज में लिखते हैं, इट शुड नॉट बी रिटन, ये बातें ध्यान रखनी है। थर्ड फॉर्म में नहीं लिखना है, थर्ड लैंग्वेज की थर्ड फॉर्म में नहीं लिखना, डायरेक्ट में लिखना, इनडायरेक्ट में नहीं लिखना है, एक्टिव में लिखना है, पैसिव वॉइस में नहीं लिखना है ना। डायरेक्ट स्पीच में लिखना है, इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखना है। थर्ड फॉर्म ऑफ स्पीच में लिखना, फर्स्ट फॉर्म में, दैट आई हैव नॉट। तो आपको ये लिखना दैट ही हैज नॉट कमिटेड, आपको लिखना आई हैव नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस एंड आई हैव बीन wrongly implicated and I claim to be tried। मैं क्या क्लेम करता हूं, आई वॉन्ट टू बी अ ट्राइड। और अगर आप चाहो तो आप इसको उल्टा, दैट आई प्लीड गिल्टी एंड आई वॉन्ट टू बी कन्विक्टेड, आप लिख सकते हो दैट एक्यूज प्लीड गिल्टी, है ना। अब इसके बाद यहां पे नीचे, इसके जस्ट नीचे सिग्नेचर ऑफ एक्यूज्ड, यहां पे एक्यूज्ड के सिग्नेचर हो जाएंगे और इस साइड में क्या हो जाएगा, सील एंड द साइन ऑफ कोर्ट। हो गया चार्ज फ्रेम। तो कितनी छोटी सी बात है, कितनी देर लगी चार्ज फ्रेम करने में, बताओ। मुश्किल है तो फिर जजमेंट राइटिंग मुश्किल है, जजमेंट राइटिंग दिखाऊंगा वो इससे भी इजी है। हमने भी सेमी समझाया होगा ना, बस लैंग्वेज का फर्क हो सकता है। मैं सिंपल लैंग्वेज यूज करता हूँ, अच्छी इंग्लिश यूज करती है, यही तो डिफरेंस होगा। चलिए, मतलब 60,000 रुपये वेस्ट हो गए। तुम्हारे कहने से काम नहीं होता ना। चलिए, ये केस आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है ना, केस आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ऑनलाइन अपलोड के लिए क्रिएट किया जाता है, ये पहले नहीं होता था। और जब से पेपर क्वेश्चन, तो ऑनलाइन नंबर है बेसिकली, केस का ऑनलाइन नंबर अलग होता है, केस नंबर अलग होता है। तो ऑनलाइन पोर्टल पे जो नंबर क्रिएट किया जाता है वो अलग बनता है, और फिर क्रिमिनल केस नंबर यानी कि उस कोर्ट का नंबर जो है वो वहाँ अलग होता है। डैश चढ़ के छोड़ देना है, डॉट डॉट डॉट, CISF क्रिमिनल केस नंबर और डेट ऑफ स्टेशन, है ना। बेसिकली CISF नंबर क्या होता है, एक नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है विद ईयर,
है ना। ये भी क्या होता है, इसके अंदर एक यूनिक नंबर, मंथ और ईयर, कि उस महीने में कौन से नंबर का केस है वो, है ना। और डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी कि पीआर रिपोर्ट किस दिन आई है या कंप्लेंट किस दिन आई है, एज द केस। क्लियर हुआ चार्ज का कैसे बनना है, कि सबसे ऊपर कोर्ट का नाम कैपिटल लेटर्स में रखेंगे, इन नेम ऑफ द कोर्ट जो है वो कैपिटल रहेगा, द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, है ना, पूरा। तो बेसिकली नेम ऑफ द कोर्ट जब हम लिखते हैं तो वो इस तरीके से लिखते हैं, दी कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है, रामपुर यूपी, प्रिसाइडेड बाय, है ना। इसको इस तरीके से बनाते हैं। चार्ज फ्रेमिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मेंस रिया और एक्टस रिया पता होना चाहिए हर क्राइम का। तो जितने भी बड़े बड़े ऑफेंसेस हैं, मैक्सिमम, है ना, ऑफेंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एंड ऑफेंस रिलेटेड टू बॉडी, उनका तो कहीं पर मेंस रिया और एक्टस रिया लिख के रख लिया करो, साइड में लिस्ट बना लो विद सेक्शंस, ताकि आपको चार्ज फ्रेमिंग में और जजमेंट राइटिंग में हेल्प मिले। उसके बिना आप चार्ज फ्रेमिंग नहीं कर सकते अंटिल यू आर नॉट अवेयर अबाउट द ऑफेंसेस। द ऑफेंसेस रिलेटेड टू ट्रेसपासिंग, जितने भी ऑफेंसेस है वो, ऑफेंसेस रिलेटेड टू बॉडी, एटलीस्ट उतना तो आपको कर लेना चाहिए, बल्कि तो पूरी आईपीसी का करना चाहिए, बट इतना तो आपको करना ही करना है। चलिए विद दिस माइंड सेटअप क्वेश्चन करना शुरू करें। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, है ना, आप चार्ज फ्रेम करेंगे और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में ये एक्सरसाइज रहेगी, यू विल डू द क्वेश्चंस एंड यू विल फ्रेम द चार्ज एंड वी विल मेक अ चेक ऑन दैट कि साइक बना रहे हो नहीं बना रहे हो, है ना। आज ही चार्ज बनाना आ जाएगा, जो इन्होंने 3 महीने में सीखा है वो तुम 15 मिनट में सीख लोगे, है ना। चलिए।